हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस स्पेशल सेशन में। हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक, हिट लिस्टेड टॉपिक कर रहे हैं। देखो, मेरा उद्देश्य है आप एग्जाम के लिए बेस्ट से बेस्ट प्रिपेयर हो। इसी तरीके से करके हमने 60 से ज़्यादा रिजल्ट, मतलब 50 से ज़्यादा था, फिर बाद में रिजल्ट आया तो 60-65 के करीब में रिजल्ट टिस एंड डी यू इन सब में दिया है। बीएचयू में तो अभी तक बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट आया। अब सवाल ये आ रहा है कि बीएचयू का पेपर कोड अलग है और टिस एंड डीयू का अलग है। तो एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं टेक्नोलॉजी फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल एंड फ्लड मिटिगेशन। तो मैंने क्या किया है, पीवाईक्यू सॉल्यूशन करवाया है विथ डिटेल एनालिसिस और उसका सॉल्यूशन भी दिया है। साथ ही साथ आपको ये भी बता रहा हूं कि आपके लिए ये बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जो मैं टॉपिक्स दे रहा हूं उसको अभी से प्रिपेयर करो, क्योंकि बार बार रिपीट हो रहे हैं। अब जाके पीवाईक्यू देख लो। पीवाईक्यू का लिंक आई बटन पे दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का। टेक्नोलॉजी फॉर पॉल्यूशन कंट्रोल एंड फ्लड मिटिगेशन। अब देखो, ये एक सेपरेट टॉपिक है जिससे मैं देख रहा हूं बार बार आ रहा है। तो प्लीज लाइक द सेशन एंड सब्सक्राइब द चैनल। एयर पॉल्यूशन कंट्रोल किस तरीके से कर सकते हैं। देखो, एयर पॉल्यूशन होता क्या, सबसे बड़ा रीजन है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, यानी इंडस्ट्री से जो पॉल्यूशन हमारी तरफ आ रहा है उसको आप कैसे रोकोगे। तो इंडस्ट्री में आप देखोगे कहीं ना कहीं, पूरे इंडस्ट्री को देखोगे, एक चिमनी लगी होती है। चिमनी समझ रहे हो आप, एक पाइप टाइप रहेगा जिससे धुआं स्मोक निकलता रहता है। ये आपने देखा होगा, ये मुझे नया नहीं बताना है ना। ये फैक्ट्री से निकला रहेगा, इसके ऊपर ऐसे रहेगा, ये धुआं निकलता रहता है। समझिएगा इसको। आप ये तो जानते होंगे ना, PM 2.5, PM 2.5, PM 10, PM ये सब होता है। ये पार्टिकुलेट मैटर होते हैं, यानी हवा में बहुत ही पतले पतले पार्टिकल्स होते हैं। समझ में आ रहा है आपको। उन पार्टिकल्स को अगर हवा में निकलने ही ना दिया जाए, जैसे मैं बचपन की बात बता रहा हूँ, मेरे गांव में, मतलब घर में, मैं ईस्ट चंपारण मोतिहारी का हूँ, तो मोतिहारी में चीनी मिल हुआ करता था। वो लालू के राज के बाद जितने भी इंडस्ट्री थे यहाँ खत्म हो गए, तो अब तो खैर वो पॉल्यूशन आती नहीं है। लेकिन उस समय क्या होता था कि उसका धुआं उड़ उड़ के हमारे छतों पे जमा होता था, और वो छत पे जमा होता रहता था, बारिश होती थी तो वो चिपक जाता था छत से। अब सोचो ये कितनी बड़ी बात थी, वो राख उड़ता रहता था उसका, क्योंकि गन्ने की घिसाई होती है, वो जलता है, फिर अपनी अपने प्रोसेस हैं उसके फर्मेंटेशन के, फिर चीनी बनता है। तो मेरे कहने का मतलब डायरेक्टली आप समझो ये कि वो राख को अगर हम ना निकलने दें तो उसके लिए कुछ टेक्नोलॉजी होता है। जैसे पहला होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ईएसपी जिसे कहते हैं। पहली चीज ईएसपी याद रखिएगा, फुल फॉर्म। ये भी इस तरीके से पूछा जा सकता है, प्लस इसको कहाँ यूज करते हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो ये मामूली चीज नहीं है। ईएसपी मैंने बोल दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर बोल दिया, तो आप समझ के निकल जाएंगे। ये पार्टिकुलेट मैटर को ही खत्म करता है। पार्टिकुलेट मैटर जो हमारी ऐसे आंखों से दिखाई भी नहीं देता, ठीक है ना। ये करता क्या है, देखो, ये प्रेसिपिटेटर है। ये डस्ट को निगेटिवली चार्ज कर देता है, और एक प्लेट लगी होती है। सपोज दैट ये चिमनी है, ये जो डस्ट निकल रहा है उसको निगेटिव चार्ज अगर कर दे तो जो पॉजिटिव वाला कोई प्लेट होगा उसमें चिपक जाएगा सब जाके। सिंपल सा मैग्नेटिज्म का लॉ यहां समझ लो आप, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स समझते हो ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है याद करो। वैसे ही जाके सीधे निगेटिव चार्ज करेगा डस्ट को, सीधे आके चिपक जाएगा। यही काम किया जाता है। इसकी वेरी हाई इफिशियंसी है, कॉमन इन थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में हालांकि अभी भी देखोगे तो बहुत काले काले धुएं निकलते रहते हैं, लेकिन सवाल यह है कि उन काले धुओं से क्या निजात पा सकते हैं। तो यही प्रोसेस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर हम बनाएंगे। तो वो जो ग्राउंड प्लेट्स होते हैं उनमें चिपक जाएगा, प्लेट्स लगे होते हैं, और उसके बाद वो उतना खतरनाक धुआं नहीं निकलेगा। ये वेरी हाई इफिशियंट है। इंडस्ट्री को निर्देश भी दिए गए हैं कि यूज करें, ठीक है। लेकिन आप जान रहे हो ये तो कितना यूज होता है। वेट स्क्रबर्स, वेट मतलब भीगा हुआ, टारगेट एसिडिक गैसेज को ये टारगेट करता है, लाइक SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। अब ये क्या करता है, इसका मेथड समझिएगा। देखो, मेथड अगर आप मैं बोल रहा हूं समझ जाओगे ना तो आधा कहानी तो आपका हो गया। एग्जॉस्ट कॉन्टैक्ट्स वाटर, अल्कलीन स्लरी, लाइम या गैसेज ऑब्जर्व न्यूट्रलाइज्ड, ये आखिरी में बाई प्रोडक्ट है ये। अब होता क्या है इसको समझिएगा। यहां एरो के पहले का प्रोसेस अलग है और ये रिजल्ट है, दोनों को समझना है आपको। ये जो भी कॉन्टैक्टेड वाटर है, सपोज सल्फर से वाटर कॉन्टैक्ट हो गया है, अल्कलाइन स्लरी यानी जो उसका कचरा निकल रहा है उसमें लाइम है, ठीक है। तो ये क्या करता है, उसको कन्वर्ट करेगा और गैस जो है वो एब्जॉर्ब्ड हो जाएगा या न्यूट्रलाइज हो जाएगा, SO2 निकलेगा ही नहीं। समझिएगा इस चीज को। वेट स्क्रबर का काम क्या करता है, स्क्रब करता है। स्क्रब क्या करता है, स्क्रब क्या करता है बताइए।
जो भी उस पानी के कांटेक्ट में है उसको एग्जॉस्ट करेगा, और जो स्लरी है उसको भी एग्जॉस्ट करेगा। करने के प्रोसेस में गैस ऑब्जॉर्ब हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अगला होता है फैब्रिक फिल्टर्स यानी बैग हाउसेज। इसका काम क्या होता है? फैब्रिक फिल्टर्स को समझिएगा। फैब्रिक मतलब कपड़ा। अब मान लो जहां धुआं निकल जा रहा है वहीं पे हम कपड़ा मोटा सा लगा दें, बैग हाउस जिसे कहते हैं। ये फाइन डस्ट को छांटने के लिए करते हैं। गैस स्ट्रीम पासेस थ्रू द लार्ज फैब्रिक बैग, बहुत बड़ा बैग होगा जिसमें उसको पास करवाया जाएगा और उससे पार्टिकल्स ड्रॉप्ड ऑन द फैब्रिक सर्फेस। ये तो जानते हो ना, छान देते हैं उसको। फैब्रिक फिल्टर का मतलब छानना। इज इट क्लियर? ये 3 चीजें हैं। ये इंडस्ट्रियल के लिए ही 3 चीजें हैं। वेट स्क्रबर क्या करता है? भीगा हुआ स्क्रब करता है, वो एग्जॉस्ट करेगा वाटर को, चिपक के उनको सोख लेगा। फैब्रिक फिल्टर कपड़े का फिल्टर होता है, ये तो आसान है समझना आपको। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या करेगा भाई? इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का यानी चार्ज का काम है। नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज चिपक जाएगा, काम खत्म कर देगा। व्हीकुलर इमिशन, कैटालिटिक कन्वर्टर्स, कैटालिस्ट्स, पीटी, बीडी, आरएच। चलो आप मुझे बताना ये तीनों का जो फुल नेम है केमिकल, वो आप हमें बताना, ठीक है? ये जरूर बताइएगा। इसी तरीके से और भी हैं, जैसे CO2 प्लस H2O, CO प्लस CO का CO2 में। ये क्या करता है मैं आपको बताता हूं, जो भी हमारे पास खतरनाक गैस हैं उनको कन्वर्ट कर देगा कम खतरनाक गैसेज में। जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड, थोड़ा सा चला जाएगा आपका ब्लड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा। कार्बन मोनोऑक्साइड जब जाएगा हमारे हेमोग्लोबिन में तो क्या बनाएगा? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अगर नहीं पता है तो लिख लो, ये उससे रिलेटेड, पॉल्यूशन से रिलेटेड ही बाई प्रोडक्ट बन जाता है शरीर में, आदमी दम घुटने से मर जाता है। आपने कभी सोचा है कि कचरा या कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में जाता है तो हम मरते क्यों हैं भाई? कुछ तो बात होगी। क्योंकि हमारे शरीर में ब्लड को हेमोग्लोबिन ले जाना है, वो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन रिएक्शन करके बन जाता है, खून का थक्का बन जाएगा, सांस रुक जाएगा, काम खत्म। यही है, जीवन लीला समाप्त। तो यही चीज होता है, ये याद रखना है आपको, कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बन जाता है। तो हम क्या करेंगे भाई कि CO जो है यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड को CO2 में बदल दें, नाइट्रस ऑक्साइड को सिर्फ नाइट्रोजन में बदल। नाइट्रोजन तो पौधे को चाहिए, है ना? इसी तरीके HC इसको CO2 में बदल। देखो ये सीधी सी मतलब आपको मैं समझाता हूं, कम खतरनाक गैस में कन्वर्ट करने को कैटालिटिक कन्वर्टर कहते हैं। इंजन में कुछ ऐसा चीज लगा दें कि कम खतरनाक गैस निकले। फ्यूल शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे अभी देखोगे आप, सरकार की एक नौटंकी चालू हुई थी, एथेनॉल जो ब्लेंडिंग कर रहे हैं पेट्रोल में, उससे कहा गया था कि पेट्रोल बड़ी सस्ता हो जाएगा। कायदे से 5-6 रुपए सस्ता होना भी चाहिए, लेकिन नहीं हुआ क्योंकि सरकार ने रेट कम नहीं किया। लोग अमीर हैं तो उनको रेट कम कराने की जरूरत ही नहीं है। तो अब होता यह है कि इंजन में जब हम कम खराब कचरा तेल डालेंगे या मान के चलते हैं क्लीनर बर्न होगा तो लेस कार्बन मोनोऑक्साइड, रेस्ट पार्टिकुलेट मतलब डीजल के अकॉर्डिंग। अब डीजल में भी एथेनॉल मिलाने की बात समझ ही रहे हो, तो क्लीनर फ्यूल होगा। आप पहले देखोगे, पहले के पेट्रोल एकदम पीले जैसे दिखते थे, आज के पेट्रोल वैसे नहीं दिखते हैं, उनमें एथेनॉल मिला दिया जाता है, ठीक है ना? उसी के पास है बायोचार रोल, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, सॉइल अमेंडमेंट, क्लीनर अल्टरनेटिव फॉर फ्यूल पाथवे। देखो इसमें तो है ही कि अगर मान लो भाई कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, बड़े बड़े फॉरेस्ट अगर हो तो कार्बन, या समुद्र हो इसमें कार्बन सिक्वेस्ट्रेट होता है, बहुत बड़ा कार्बन सिंक का काम करता है वो। तो ये अभी पायलटिंग पे चल रहा है, उसको बायोचार कहते हैं। सॉइल अमेंडमेंट, सॉइल की ऐसे फीचर बना दें कि वो खुद कार्बन को खींच ले। अब आते हैं वाटर पॉल्यूशन कंट्रोल। देखो ये VVI टॉपिक मैं बता रहा हूँ, अभी भी आपने सेशन को लाइक नहीं किया है तो याद रखो आपका रिजल्ट आने वाला नहीं है। सवाल ये नहीं है आप इंटरेस्ट से क्या देख रहे हो, इंटरेस्ट अगर आपका है तभी आप निकाल पाओगे कोई भी एग्जाम। जो लोग निकाल रहे हैं वो इंटरेस्टेड लोग हैं, उनको चाहिए ही चाहिए, हर हाल में वो चीज़ चाहिए, इसलिए उनके पास है। आपको नहीं चाहिए, आपका उतना मन नहीं है। अब जो चीज़ चाहिए उसको हम लाइक करते हैं ना, सिंपल सी लॉजिक है, ये याद रखिएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, अब पानी गंदा कहा जाता है नाले में, तो हम अगर उन नाले में गए हुए पानी को ट्रीट कर दें तो हमारा हो जाएगा। एक्चुअली मेरा ये मानना है, मैं देखता भी हूँ, आप भी देखोगे समझोगे इसको, कि जो ये मतलब पानी जो गंदा हो रहा है हमारे पास, पीने के लिए पानी कुछ समय में नहीं रहेगा, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हम लोग जो पानी बहा रहे हैं नालियों में वो इतना ना ज़्यादा गंदा हो जा रहा है। जैसे देखो कुछ मामूली सी बात मैं बताता हूँ, रोड के जो डस्ट है वो भी बह के नाले में जा रहा है, तो वो नीचे गाद बनाता है, गाद समझते हो आप, सिल्ट बनाता है। अब वो नाले का पानी इतना ज़्यादा गंदा हो जा रहा है जितना गंदा हमने छोड़ा नहीं था, वो उसमें जाकर के गाद बनाएगा। उसको और ट्रीटमेंट भी करोगे तो बहुत पैसा लगेगा आपका, ट्रीटमेंट का बड़ा बड़ा प्लांट बनाना पड़ेगा। हालांकि कुछ कुछ शहरों में है भी,
और फिर उसको रिसाइकिल के लिए यूज किया जाए। घरों में, एवरी घर में अगर एक टैंक बनाएं और वहां पे ये टेक्नोलॉजी लागू कर दें तो घर का पानी ट्रीटमेंट होकर के वापस आएगा और आप यूज कर सकते हो। ये भी हम कर सकते हैं, सरकार को कंपलसरी करना चाहिए। लेकिन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में अगर हम कहें तो भारत के केस में ये अलग बात है। आप देखते हो सबसे ज़्यादा जो मुझे लगता है, मैं पर्सनली फील करता हूं, वो प्लास्टिक आया था दुनिया में। ये दुनिया का एक ऐसा चीज है जो इंसान से ज़्यादा दिन जिएगा। कम से कम 7,000 साल लगता है एक पॉलीथीन को ख़त्म होने में, वो भी ख़त्म नहीं होगा उसके बाद भी। समझिए इस चीज़ को, उसका जो मतलब उसका जो टेक्निकल क्राइटेरिया है ख़त्म होने का, वो मैं बता रहा हूँ। तो ये जब सीवेज में रहेगा तो उसको कोई कैसे साफ करेगा। प्लास्टिक को कंपलसरी नहीं, झोले बेस्ड कर दो, प्लास्टिक की कीमत इतनी बढ़ा दो, सब्जी लेने जाओ 20 रुपए की, प्लास्टिक एक मिले 10 रुपए का, कोई नहीं लेगा, खुद ब खुद खत्म हो जाएगा कहानी। ठीक है, लोग नहीं सुधर रहे हैं क्योंकि लोगों को तो प्लास्टिक इंडस्ट्री से फायदा है, सरकार को फायदा है, उसको इतना कर दो, लोग झोला लेके निकलेंगे। प्राइमरी या फिजिकल, मैं भी पहले 10 साल पहले झोला लेके नहीं निकलता था, मैं फिर निकलने लगा। अब मैं डेली हमेशा बाइक में या कार में मैं रखता हूँ अपने। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, प्राइमरी या फिजिकल, स्क्रीनिंग, ग्रीट, रिमूवल, सेडिमेंटेशन ऑफ सेटलेबल सॉलिड्स। अब इसमें क्या होता है, हम क्या करते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, उसकी स्क्रीनिंग करते हैं किस टाइप का कचरा है पानी में, ग्रीट रिमूवल करते हैं, सेडिमेंटेशन करेंगे, उसको थोड़ी देर छोड़ेंगे तो जो उसका डस्ट, बालू, रेत, कचरा होगा वो नीचे सेडिमेंट में बैठ जाएगा और सॉलिड चीजें नीचे बैठ जाएंगी, तो पानी वैसे ही हल्का हो गया, साफ। सेकेंडरी या बायोलॉजिकल, अब दो उपाय है, या तो जो नीचे वाले कचरे हैं उसको केमिकली आप साफ करो, या कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक, जैसे पत्ता है, उसको खा के खत्म कर देगा, उसको लोअर, वो बायो ऑक्सीजन डिमांड को कम कर देगा, केमिकली ऑक्सीजन डिमांड को कम कर देगा। अब मान लेते हैं कोई केमिकल है, उसमें पैथोजेंस हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या है, उसके लिए उसको टर्शियरी पॉलिशिंग करते हैं, उसको आइडेंटिफाई करेंगे बड़े बड़े मशीन में कि इसमें अब क्या बचा है, कहीं क्रोमियम तो ज़्यादा नहीं बचा है, तो क्रोमियम अगर उस पानी में ज़्यादा है तो हमें ये केमिकल मिलाना है जिससे क्रोमियम खत्म हो जाए। होता है ना कि क्रोमियम हो गया, इसमें नाइट्राइट ज़्यादा है तो वो जहर का काम करेगा, हड्डियों को खत्म कर रहा है धीरे धीरे, तो हमें कौन सा केमिकल मिलाना है, ये पूरा सीवेज ट्रीटमेंट होना चाहिए। लेकिन ऐसा होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि सरकारों को कोई लेना देना नहीं है ना, इससे जनता मर रही है, उनको, उनके यहाँ तो पानी सबसे फ्रेश आ रहा है। इकोलॉजिकल अप्रोच क्या कहता है, इकोसैन यानी ड्राई कंपोस्टिंग टॉयलेट्स। अब ये कहता है कि आप जो टॉयलेट यूज करते हो ड्राई कंपोस्ट टाइप यूज करो, सेफ कंपोस्ट करो, उसको वाटर एंड फर्टिलाइजर दोनों बचाओ। आपको मैं बताता हूँ फर्टिलाइजर कैसे बचेगा। अब सुनने में थोड़ा हंसी लगता है, जो एक्सक्रीटा होता है उसको यूज कर सकते हैं फर्टिलाइजर, पानी भी बचेगा इससे। कंस्ट्रक्टेड वेटलैंड्स, जैसे अक्राटल मॉडल, मार्स प्लांट, माइक्रोब्स रिमूव पॉल्यूटेंट वाया फिल्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन एंड बायोलॉजिकल अपटेक। वेटलैंड जो है इसका क्या रोल होता है समझिएगा। वेटलैंड जहां भी होता है दलदली भूमि, आपको लगता है अरे कितना उमस है, गर्मी है वेटलैंड में, सच्चाई ये है कि उस वेटलैंड का बहुत काम होता है, वह अब्जॉर्ब कर लेता है, बायोलॉजिकली अपटेक करता है सारी चीजों को, ठीक है ना, फ्रेश करता है, फिल्टर करता है। बाढ़ भी आ जाए, कितना भी कचरा आ जाए, आपको मालूम नहीं होगा तो पता करिएगा, जब सुंदरवन का जो डेल्टा है ना, जब वो सुनामी आई थी तो उस सुंदरवन के डेल्टा ने उस एरिया को बचा लिया था, उस सब में पानी जमा हो गया अचानक, लेकिन वो वेटलैंड था, उस पर कितने भी पानी का दबाव आता था तो वेटलैंड था, उसकी जड़ें फंसी होती हैं, सारे पौधे एक साथ, पानी का दबाव बहुत ज़्यादा था, फिर भी फंसी हुई जड़ों की वजह से सुंदर ट्री जो होता है लटका रहता है पानी में, वो काम नहीं कर पाया, नुकसान नहीं कर पाया। समझ में आ रहा है। तो इकोलॉजिकल अप्रोच ये कहता है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट क्या कहता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कहता है सैनिटरी लैंडफिल्स फीचर्स, डेली कवर, लाइनर एंड लैचेट कलेक्शन, लैंडफिल गैस कैप्चर, ठीक है ना। सैनिटरी लैंडफिल्स का क्या है, सॉलिड वेस्ट, अब देखो जो कचड़े वाली चीज़ें हैं उनको डेली फेंक के अगर ढक दिया जाए, ठीक है ना, अब लाइनर्स एंड लैचेट को कलेक्ट कर लिया जाए, लैंडफिल गैस कैप्चर, लैंडफिल से गैस बहुत निकलता है, उसे गैस कैप्चर कर लिया जाए तो एक तो महक नहीं फैलाएगा, वो इन्वायरमेंट को एयर पोल्यूशन नहीं करेगा और उससे बहुत एनर्जी का यूज होगा। बायोगैस प्लांट्स, जिसमें बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक वेस्ट को हम करेंगे, बायोगैस निकलेगा और बायो मैन्यूर खाद भी निकलेगा, जैसे गोबर गैस का आप जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हो ये तो आप पहले से जानते हो। रिसाइकलिंग एंड वी वेस्ट मैनेजमेंट, रिसोर्स रिकवरी, रिड्यूस लैंडफिल बर्डन एंड सॉल्यूशन। इसको समझिएगा, रिसाइकलिंग क्या करता है, आपको रिसाइकल करेगा,
रीयूज, रिसाइकल, है ना, यही पैटर्न चलता रहेगा। तो अब जब हम रीयूज करेंगे, सपोज दैट मैं सब्जी से मार्केट से अगर पॉलीथीन लाता हूँ तो उसे एक झोले में स्टोर करके रखता हूँ, सब्जी निकाली या पॉलीथीन को रखता गया, उससे क्या होता है, उससे मैं कचरा फेंकता हूँ, तो 2 बार वो 3 बार यूज हुआ। ये मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि हमें बिहेवियर ही बदलना पड़ेगा, सरकार आपकी जिम्मेदारी नहीं लेने वाली है। अब ग्लोबल के जो इनिशिएटिव चल रहे हैं, जैसे ग्रीन एनर्जी, सोलर, विंड, ETC, ये फॉसिल फ्यूल को कम करेगा, ग्रीन केमिस्ट्री, ऐसी प्रैक्टिसेस चल रही हैं जो हजार्डस सब्सटेंसेस बने ही ना, और बन जाए तो उसको ख़त्म कर दे। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हालांकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में जो बैटरी है वो भी आपको वही करता है। एक क्वेश्चन बार बार पूछा गया था, फ्लड मिटिगेशन टेक्नोलॉजीज, ये याद कर लीजिएगा, हो सके तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिएगा। फ्लड को हम कैसे रोक सकते हैं, इसको और डिटेल मैं पढ़ाऊंगा विथ इमेज, नेक्स्ट वीडियो लिख लो, समझिएगा इस चीज को। स्ट्रक्चरल कुछ मेथड है, नॉन स्ट्रक्चरल, ये दोनों पूछा गया है, जाकर के PYQ देखिए, समझ में आएगा कहानी आपको। जो भी एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं ना, इसको सीरियसली लिया करिए। मैं बार बार कहता हूं, सिलेबस आपका पिलर है तैयारी का, और PYQ आपका आईना है, उस आईना में देखिए कि आप कितने तैयार हैं। नहीं तैयारी करोगे फंसोगे। और हमेशा याद रखना, गिद्ध बनना है, गिद्ध, ईगल बनना है, ठीक है ना, चिकन नहीं बनना है। चिकन बनोगे काट के फेंक दिए जाओगे, खा जाएंगे लोग। ईगल बनोगे, कभी ईगल का शिकार देखा है? नहीं होता है। वही चीजें याद रखो। डैम्स एंड रिजर्वायर्स, ये डैम्स एंड रिजर्वायर्स स्ट्रक्चर है, क्योंकि इसमें एक स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। रिजर्वायर मतलब पानी स्टोर किया हुआ है वहां, डैम मतलब उससे बिजली विद्युत परियोजना है, उसे धीरे धीरे पानी छोड़ते हैं। ये क्या करता है, फ्लड पीक टाइम में पानी को जमा कर लेता है और कंट्रोल्ड रिलीज करता है, यानी धीरे धीरे। फ्लड में क्या होता है, एक ही बार पानी आया और दबाक से चला गया दूसरी तरफ, वो गांव बह गया। बिहार का जमनिया देखा होगा आपने, पंजाब फ्लड देखा होगा, सारा दुनिया पंजाब फ्लड के बारे में बात कर रहा है। उतना उससे ज्यादा बाढ़ हर साल बिहार के लोग झेलते हैं, लेकिन कोई बिहार की बात नहीं करता है। बिहार के साथ ये पक्षपात हमेशा से रहा है, पंजाब का इस बार आपको दिखा होगा। तो जो लोग दूसरे को हंसते हैं उन्हें भी वो चीज़ झेलना है, और ये न्यू जनरेशन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है, ये मैं बता रहा हूँ आपको। सर्ज या फ्लड बैरियर या गेट्स, कई बार होता है कि हम लोग सी बैरियर लगा देते हैं, जैसे जापान ने किया है ये, उसने बहुत ऊंचा एक दीवार बना दिया है कंक्रीट का। उस दीवार बनाने के बाद उस पर मिट्टी ऊपर से लगा के और वहां पेड़ लगा दिया है। तो बहुत स्टॉर्म आएगा भी तो पहले तो दीवार है, और उस दीवार के बाद वो पेड़ है। लीव्स एंड फ्लड वॉल्स, अब लीवीज का क्या काम होता है, लीवीज या फ्लड वॉल। फ्लड वॉल वही, मतलब बेसिन बना दे, बड़ा बड़ा चौड़ा उस पर बना दे, तो कोस्टल वाटर विद इन द चैनल। कोस्टल वाटर में हम क्या करें, बड़ा सा कंक्रीट का दीवार उठा दें, तो ये हो जाएगा काम हमारा। डाइवर्जन कनाल एंड रिटेंशन बेसिन, यानी रीरूट या एक्सेस फ्लो वाटर। अब समझो इसको कि हम रीरूट कर दें, पंपिंग स्टेशन बना दें, डाइवर्ज कर दें पानी को, इधर से बहुत पानी हो गया तो उधर खोल दें, ये होता है ना, इसी को कहते हैं पंपिंग स्टेशन। रैपिड डी वाटरिंग ऑफ लो लाइंग अर्बन एरिया, मान लेते हैं जहां पानी ज्यादा लग गया वहां पंपिंग स्टेशन बनाए, सारे जनरेटर एक साथ स्टार्ट करें, सारे को इधर से पानी खींचना शुरू करें और उधर करना शुरू करें। प्रॉपर्टी लेवल प्रोटेक्शंस, डिमाउंटेबल ऑटोमेटिक बैरियर्स, वाटर इन्फ्लेटेड ट्यूब्स, एब्जॉर्बेंट, सैंडलेस बैग्स, वाटरप्रूफ डोर शील्ड, ये सब होते हैं। लेकिन ये एक साथ अब बहुत चीज मैंने बता दिया, तो आप इसको याद करिएगा, यहां मैं स्टार मार्क कर देता हूं आपको, ये याद रखिएगा। डीमाउंटेबल ऑटोमेटिक बैरियर्स होते हैं, ये सबको इमेज में मैं दिखाऊंगा। वाटर इन्फ्लेटेड ट्यूब्स होते हैं, जिसमें पानी भरेगा तो वो बड़ा हो जाएगा। एब्जॉर्बेंट होते हैं, सैंडलेस बैग्स होते हैं, जिसमें बैग ऐसे हैं जिसमें सैंड नहीं होगा, लेकिन वो भारी उतना ही होगा, काम का उतना ही होगा। वाटरप्रूफ डोर सील्ड एंड कोटिंग, हम अपने दरवाजे को वाटरप्रूफ बना दे, हालांकि वो कहने के लिए कंपनियां दावा करती हैं कोई भी दरवाजा वाटरप्रूफ होगा नहीं। नॉन स्ट्रक्चरल कुछ होता है, समझिएगा। देखो स्ट्रक्चरल में यानी बिल्डिंग, डैम या रिजर्वायर या कुछ भी बना हो, डीजे पंपिंग स्टेशन, ये सब क्या स्ट्रक्चर बनाना पड़ा। नॉन स्ट्रक्चरल में होगा अर्ली वार्निंग एंड मॉनिटरिंग। अच्छा आप सुने होगा ना, फ्लड से बचने के ये उपाय, सुनो सुनो सुनो, बाढ़ आने वाला है, तो ये क्या हो गया, नॉन स्ट्रक्चरल होगा। तो अर्ली वार्निंग एंड मॉनिटरिंग, हाइड्रोमीट सेंसर, सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग, GIS, फ्लड मैप, ये सब जो है नॉन स्ट्रक्चरल मैपिंग या डिजिटल मेजर्स हैं, ये नॉन स्ट्रक्चरल, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है। AI या मशीन लर्निंग का यूज करके बाढ़ को फोरकास्ट करना, ये सब बेकार की बातें हैं, कोई कर नहीं पा रहा है, कर भी रहा है तो सरकार बता नहीं रही है। फ्लड रिस्क प्लेटफॉर्म्स, इतना तेजी से बाढ़ आ जा रहा है कोई सोच भी नहीं पा रहा है। स्पॉन्ज सिटी एंड नेचर बेस्ड सॉल्यूशन, परमिएबल पेवमेंट्स,
ग्रीन रूफ्स, रेन गार्डन। अब ये स्पॉन्ज सिटी बनाते हैं, जिस सिटी में आए भी पानी तो स्पॉन्ज हो जाए वो, मतलब वो सिटी सेफ रहे। स्पॉन्ज समझ रहे हो, दब जाए फिर पानी निकल के भाग जाए। अब पानी आ जाए तो स्पॉन्ज सूख ले। ये कितना अच्छा है, स्पॉन्ज सिटी कहते हैं इसे, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। ऐसे पेवमेंट बनाओ जिसे पानी आता जाता रहे, कोई दिक्कत नहीं हो। ग्रीन रूफ बनाइए। ग्रीन रूफ का क्या मतलब है, कोई समझा सकता है क्या? रेन गार्डन बताइए, ये सब कोई समझा सकता है? रीस्टोर्ड वेटलैंड, फ्लड प्लेन्स, अगर ये सब ठीक स्थिति में हो तो बाढ़ का पानी कायदे से जमीन के अंदर चले जाना चाहिए, क्योंकि जमीन के अंदर पानी की बहुत कमी है, जिसे वाटर रिचार्जिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? वाटर रिचार्जिंग कहते हैं ना। सो टेक इट वेरी सीरियसली, ठीक है। ये होना चाहिए। रिस्क सेंसिटिव डिजाइन, ये भी अब कहोगे सर ये तो डिजाइन है, तो ये क्या नॉन स्ट्रक्चरल में कैसे आ गया? क्योंकि ये रिस्क सेंसिटिव डिजाइन का मतलब होता है कि ये बिल्डिंग, यूटिलिटी, ब्रेक अवे वाल्स, स्टिल्टेड स्ट्रक्चर, ये हमें अपने लेवल से डिजाइन करना पड़ता है। ये बड़े स्ट्रक्चर नहीं है, ये जरूरत पड़ने पे होते हैं। और प्लानिंग या पॉलिसी टूल, ये सब भी जोनिंग, इंश्योरेंस, मेंटेनेंस रिजिम, ये सब किया जाता है नॉन स्ट्रक्चरल में। ये पूछ दिया है नॉन स्ट्रक्चरल बैरियर्स में कौन है, जैसे अवेयरनेस फैलाना, ये नॉन स्ट्रक्चरल में आएगा, पूछा है उसने। और एक होता है इंटीग्रेटेड स्ट्रेटजी, जिसमें AI एंड रियल टाइम सेंसर का यूज किया जाए। प्रोटेक्ट हाइब्रिड ग्रे एंड ग्रीन बैरियर्स, रिस्पॉन्सिटिव रेट्रोफिट, प्रिपेयर प्रॉपर्टी लेवल मेजर, साइट स्पेसिफिक फ्लड प्रूफिंग, मेंटेन इंस्पेक्शन है। सबसे बड़ी जरूरी है कि अवेयरनेस रहे तो काम बन जाएगा। और एक हमने यहाँ पे सबका रख दिया है एक जगह, आप देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।